नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फर्रुखाबाद में नीलकंठ क्लिनिक पर डिप्टी सीएमओ ने छापा मारा है। बता दें कि डिप्टी सीएमओ ने सीएचसी प्रभारी राजेपुर और केमिस्ट्रिस्ट के साथ क्लिनिक पर छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार क्लिनिक पर अवैध तरीके से गर्भपात कराए जाने की ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की थी, जिसको लेकर ये छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद में अवैध गर्भपात करवाने वाले क्लिनिक पर छापेमारी की गई है। कानपुर की सीएसए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बाबू को 6,000 रुपए घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी के निधन के बाद पेंशन बनाने के नाम पर युवक से 12,000 की घूस मांगी गई थी। घूस देने में असमर्थता जताने पर 6,000 रुपए की 2 किश्तों में देने का दबाव बनाया गया। युवक की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने बाबू को 6,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएसए के लिपिक घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। पेंशन बनाने के नाम पर उन्होंने घूस मांगी थी। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक गाजियाबाद में किसी भी राजनीतिक दल ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जिससे चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच निराशा देखने को मिल रही है। जबकि बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की कई लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कई प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस मामले में कांग्रेस और बसपा थोड़ा पीछे है। उत्तर प्रदेश में गिनती के कुछ लोकसभा क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक बसपा मौन है और कांग्रेस भी ऊहापोह की स्थिति में बनी हुई है। गाजियाबाद में कमोबेश की यही स्थिति है। अभी तक किसी भी बड़े दल ने गाजियाबाद से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। गाजियाबाद लोकसभा सीट वैसे बीजेपी की सीट मानी जाती है। 1991 से यहां बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। हालांकि 2004 चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में जरूर चली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से पहले राजनाथ सिंह यहां से जीतकर संसद पहुंचे। उसके बाद बार से लगातार जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड मतों से यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी अभी तक गाजियाबाद से प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है। सपा कांग्रेस अलायंस में गाजियाबाद की सीट कांग्रेस को मिली है, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी तक यहां प्रत्याशी नहीं उतारा और यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी की भी है। ऐसे में कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश की कमी है और चुनाव की तैयारी में वो उत्साह नहीं दिख रहा। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ दिनों में ही अब प्लेटफॉर्म पे होगा ये चुनाव। आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की मीटिंग भी है। संभवतः आज से ही जो है चुनाव की तारीखें भी आ जाएंगी और हो सकता है कि आचार संहिता भी लागू हो जाए। गाज़ियाबाद में लेकिन अभी तक किसी भी बड़े दल ने अपने एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें। हालांकि ये जो लगातार 91 से ये सीट बीजेपी की रही है। बीच में 2004 में एक बार सुरेंद्र प्रकाश गोयल यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर सांसद हुए थे। उसके पहले भी यहाँ से 4 बार जो है तोमर साहब यहाँ पे सांसद हुए हैं, रमेश चंद्र तोमर, और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह यहाँ से जीते सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बाद, और 2 बार से यहाँ पर जनरल डॉक्टर वीके सिंह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। लेकिन इस बार यहाँ से अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई और किसी और दूसरे प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं हुई। दूसरे दलों का भी यही हाल है। हम यहाँ पर आए थे फिलहाल जो है सपा कार्यालय पे, और यहाँ पे सपा कार्यकर्ता तमाम हैं ही, लेकिन एक पुराने सपाई जो कि अब बीजेपी में है, बड़ा परचम बुलंद कर रखा है बीजेपी का, इन्होंने लोनी से विधायक हैं, वो भी यहाँ पे सौभाग्य से मिल गए। अब हम दोनों पार्टियों के लोगों से यही बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बात है। तमाम जो है बैनर देखने को मिल रहे हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, पहले तो हम ये बताएं कि हम लोग तारीख से आ रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं कि हम मिल गए, और बहन जी हमारी बड़ी बहन है। राजनीतिक बात अलग है, आपस में संबंध सब पारिवारिक है। गाजियाबाद शहर के सब लोग एक परिवार है। और जहाँ तक घोषणा की बात है, हमारी पार्टी तो घोषणा कर चुकी है, आपको शायद मालूम नहीं है, तो उसको हम आपको दोबारा से जो है रिफ्रेश करा दें। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है।
और वो चुनाव लड़ रहा है, लगातार संगठन का काम हो रहा नहीं, है। वो हर जगह से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हर जगह से प्रत्याशी होता है। प्रत्याशी जो बेसिकली वो तो पार्टी की बात कर रहे हैं। आप शब्दों से खेल रहे हैं, आप पुराने खिलाड़ी हैं, माहिर हैं, मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी की बात समझना चाहेंगे कि जनरल साहब बहुत बड़ा नाम है। अगर उनका नाम आना था तो अब तक आ जाना चाहिए था, कोई और प्रत्याशी भी आना चाहिए था तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी ने तो बहुत सारी लिस्टें जारी कर दी हैं। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई प्रत्याशी तय करता आप विधायक हैं, आप छोटे से कार्यकर्ता नहीं, आप बहुत बड़े कार्यकर्ता नहीं, हैं। वो ठीक है, लेकिन पार्टी जो तय करेगी। कमल का फूल ही हमारे यहाँ प्रत्याशी होता है, नाम किसी का व्यक्ति का हो सकता है। अब जनरल साहब आएंगे क्या दूसरा कोई पार्टी, तो शीर्ष जो हमारा लीडरशिप है उसका निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, जो गरीब के लिए काम किया है, बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, लॉ एंड ऑर्डर का, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार जो काम कर रहे हैं उसके बाद वो ठीक है, वो ठीक है। एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं इलेक्शन कमीशन का ही वेट हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तारीखें तय हो जाएं, कौन से चरण में गाजियाबाद आ रहा है, उसके हिसाब से कुछ जो है वो नफ़ा नुकसान देख करके तब प्रत्याशी तय हो, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, प्रत्याशी तय जो होगा वो ये मानिए कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है, और वो नफ़ा नुकसान नहीं देखते। मैं बताया ना कि ये हमारे लेवल की बात नहीं है, ये हाईकमान की बात है कि उनको क्या कैसे तय करना है, कहाँ के क्या समीकरण देखने, तो वो अब है, उसे करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में भी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि आखिर कौन लड़ेगा। एक उत्साह मिल जाता है अगर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाए। और 2 दिन रुक जाओ, इसमें कौन सी ज़्यादा देर हो रही है, 2 दिन में सब चीज़ आपके सामने आ जाए। मधु चौधरी जी हैं, बहुत पुरानी लीडर हैं, महिला विंग में भी रहीं, मेन विंग में भी रहीं, और हमारे साथ हैं वो सपा में। उनसे जानना चाहते हैं कि सपा ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी घोषणा नहीं की है। कारण है कि हमारी ये सीट जो है कांग्रेस पे है, और अब कांग्रेस अपना प्रत्याशी जैसे घोषणा करेगा हम चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं। जो सीटें कांग्रेस पे अभी उन पे कम प्रत्याशी उतारे गए हैं। एक लिस्ट आज भी आई है सपा की तरफ से। यहाँ की बात करें, यहाँ और इसके अलावा आसपास के भी जो है, जो पूरा उत्तर प्रदेश है जिसमें सपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर के, वहाँ पे भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई अभी तक। उसका यही कारण है कि जब तक क्या कहते हैं बीजेपी अपने सारे नहीं उतार देती है, क्योंकि हमें तो बीजेपी को हराना है, उसी हिसाब से हम भी अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। अब ये सोचते हैं कि पहले हमारे समाजवादी उतर जाएं, कांग्रेस उतर जाए, उसके बाद हम उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट। अब ऐसे भी वो बेईमानी में हैं, पक्के मशीनें चलेंगी तो वो जीतेंगे। अब ये पहले से ही उम्मीद छोड़ चुकी हैं कि मशीनों से चुनाव होगा, मशीनें चलेंगी तो बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो इंतज़ार में है, शायद पहले बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार ले, उसके हिसाब से सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है वो यहाँ से अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगा। बीजमा, गाजियाबाद, TV27। आगामी लोकसभा सामान्य चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के साथ लोगों में सुरक्षा की भावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 54 पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। जिले में राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों में एहतियात के तौर पर पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया। सलखन, कस्बा, चौपन, सिंदुरिया इलाकों में जनता को भरोसा दिलाया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन हर तरह से तैयार है। पुलिस ने लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात भी कही है। साथ ही अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस बल ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग भी की। इस मौके पर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनमें शांति, सहयोग और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई। कानपुर में CSA एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों घूस लेते हुए घूसखोर को पकड़ा है। 6,000 रुपए की घूस लेते लिपिक शंकर बख्श सिंह को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें कि पेंशन के लिए मृतक कर्मचारी के परिजनों से घूस लेते हुए वो पकड़े गए हैं। बुलंदशहर में दुकान निर्माण को लेकर सड़क पर सरेआम फायरिंग की गई। पूरी घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फायरिंग में बीजेपी जिला पंचायत सदस्य माया मीणा के तीनों बेटों सहित 7 लोग घायल हो गए।
फर्रुखाबाद में बुजुर्ग महिला ने तहसील दिवस में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने महिला को आग लगाने से रोक लिया। बुजुर्ग महिला दबंग प्रधान पीपर गांव कुंतेश यादव पर जबरदस्ती जमीन कब्जा करने से परेशान थी। महिला ने इस मामले की शिकायत कई बार जिले के उच्च अधिकारियों और पुलिस थाने में भी की। जब पीड़ित बुजुर्ग महिला की फरियाद कहीं नहीं सुनी गई, तब मजबूरन महिला ने तहसील दिवस में आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला के आग लगाने की सूचना पर तहसील दिवस में अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारियों ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया। बेगम है, पुत्री जो है अलाउद्दीन, तो उन्होंने जो है अपना प्रार्थना पत्र दिया और प्रॉपर उनको सुना गया। सुनकर जो है सीओ ने जो है उसको एसओ को बताया। जो है इनका कहना ये है कि एक जो है आबादी की ज़मीन में प्रधान द्वारा सड़क बनाई जा रही थी और उसको जो है इनका चबूतरा उसमें आ रहा था, उनका ये कहना है। जो है तो उस पर तत्काल एसओ को जो निर्देशित किया गया, हल्का इंचार्ज को वहाँ भेजा गया। उनका ये कहना था कि वो जो है हमारे पक्ष में न्याय नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए जो एक टीम बना दी गई थी। झांसी से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या में पुलिस कातिलों को ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ महीने बाद वो तीनों जिंदा मिल गए। बताया जा रहा है कि महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मध्य प्रदेश के सीहोर में रह रही थी। इसी बीच पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसको ट्रेस करते हुए पुलिस उन तक पहुंच गई और हत्या के इस झूठे केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस महिला को पकड़कर झांसी ले आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये समझ लो कि 19 जनवरी को मैं छोड़ने आया था। उस दिन के बाद पता नहीं कहाँ गई। 21 जनवरी को मैं फ़ोन आया ससुराल से कि छाया से बात करा दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास नहीं है। हमने कि तुम्हारे पास तो छोड़ के। छाया कौन है तुम्हें? मेरी बीवी। फिर क्या हुआ? मैं छोड़ के चला गया था। किस जगह छोड़ने गए थे तुम? दिल्ली पे छोड़ा था ससुराल में। छोड़ के हम चले गए थे। फिर आए थे हम। मैनपुरी में पैमाइश करने गई राजस्व टीम के सामने दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 1 दर्जन से अधिक लोग मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से मामले को लेकर शिकायत की है। बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काकरैया का बताया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तो उसमें एक नाली का विवाद था, जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम वहां पर नापजोख के लिए गई थी। लौटते समय ककरिया गांव से होकर के लौट रही थी, तो एक प्रकरण में 2 पक्ष आपस में लड़ रहे थे। तो उसी में वापसी में जब पुलिस टीम भी आ रही थी, राजस्व की टीम थी, तो उनको बीच बचाव किया था। और चूंकि एक पक्ष उसमें दूसरे पक्ष की पिटाई कर रहा था, तो एक जो राजेश है उसने एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उसकी मारपीट की धाराओं में मुकदमा दूसरे पक्ष के खिलाफ लिखा गया है। रायबरेली में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने 3 वर्षीय मासूम को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान चिकित्सक ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। नाम है, 3 साल का है। उसके घर वाले उसको लेके आए हैं और वो ब्रॉड डेड है, मृत अवस्था में लेके आए थे। बुलेटिन में अब उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। हमारे उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का बहुत लगाव है। ये गिलहरी ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी।
सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी, वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और एक गिलहरी ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की भारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें 3 सीटें गढ़वाल और 2 सीट कुमाऊं मंडल में है। वहीं बता दें कि चुनाव को लेकर 20 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 27-28 मार्च को नामांकन होगी। वहीं 28 से 30 मार्च नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही 30 मार्च से 2 अप्रैल नाम वापसी की तारीख तय की गई है। वहीं 19 अप्रैल को मतदान होगी। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 4 धाम यात्रा में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वो कॉमर्शियल हो या निजी हो, उन्हें 4 धाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनवाया गया है। आगे आरटीओ अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। ऐसे में परिवहन विभाग योजना बना रहा है कि प्लेन क्षेत्र में हर 9 किलोमीटर और 4 धाम यात्रा में हर 30 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं। चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कॉमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे। नैनीताल नगरपालिका सभागार भवन में आज वेंडर जोन कमेटी के साथ व्यापार मंडल तल्लीताल एवं व्यापार मंडल मल्लीताल और अधियाशी अभियंता नागर ने फंड व्यवसाय के वेंडिंग जोन चिन्हित करने और समस्याओं के समाधान करने के लिए बैठक आयोजित की। नगरपालिका ईओ राहुल आनंद ने बताया कि नगरपालिका द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर के 12 पत्थर, किलवरी और तल्लीताल में 4 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें पंत पार्क के फंड खोखा व्यवसायियों को विस्थापित किया जाएगा। जिसमें आज हुई बैठक के दौरान उक्त स्थानों के चयन को लेकर आज वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ स्थानों पर कार्यवाहियों के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू ढंग से संचालित करवाने की सबसे बड़ी भूमिका पैदल मार्ग से जुड़े विभाग लोनिवी DDMA की है। बता दें कि 10 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पैदल मार्ग पर यात्रियों को आवाजाही में कोई कठिनाई ना हो, इस लिहाज से लोनिवी DDMA द्वारा पैदल मार्ग की बर्फ हटानी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में जंगल चुड्डी के आगे पैदल मार्ग पर 3 फीट बर्फ है, जबकि लिंचोली से पैदल मार्ग पर 6 फीट से अधिक बर्फ है। इसी को लेकर विभाग के द्वारा बर्फ हटाने के लिए 90 मजदूर लगाए गए हैं।
जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। जोत सिंह गुनसोला को प्रत्याशी बनाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन साथियों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया उन सब का धन्यवाद करता हूं, जनता का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता को जो है मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये अवसर प्रदान किया। और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके आशा और विश्वास पर खरा उतरूं और प्रयास रहेगा कि काफ़ी लंबे समय से जो टिहरी लोकसभा में सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का, उसको परिवर्तन करके और टिहरी से जो है परिवर्तन की लहर चलेगी और दिल्ली तक परिवर्तन होगा। उत्तराखंड में होने वाली लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार की तलाश कर रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट न लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फ़ौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नूशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं मॉडर्न मदरसों, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फ़ौज के लिए तैयार कर सकें, कैसे हम बच्चों को बचपन से ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं और जेल की जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से पूछा कि जेल को शिफ्ट किया जाए या इसका सुधारीकरण किया जा सकता है। 10 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट करे। कोर्ट ने अधिवक्ता श्रुति जोशी को MS क्यूरी नियुक्त कर जेल का निरीक्षण करने के साथ साथ कैदियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनने और जेल में बंद कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण देने पर व्यवस्था का सुझाव दिया, ताकि जेल से बाहर जाने के बाद कैदी बेहतर जीवन जी सके। संज्ञान लेते हुए सुओ मोटो PIL इंटरटेन करी है, जो कि नैनीताल जेल की मूलभूत सुविधाओं और भवन की स्थिति के बारे में है। नैनीताल की जो बिल्डिंग है, जेल की बिल्डिंग 1906 में बनी है और बहुत जर्जर अवस्था में है। कई जगह से यहाँ पे पानी टपकता रहता है और मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। ये जो जेल है, इसकी कैपेसिटी केवल 70 कैदियों की है, जिसमें कि 140 कैदी अभी रह रहे हैं और उनको प्रॉपर सुविधाएं जो कि एक इंसान होने के नाते उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरा, जेल की एक्सेस जो है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।